सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए अध्याय जिसमें जानेंगे भारत का राष्ट्रीय आय से संबंधित यानी जो चर्चा इस पर होगी यह राष्ट्रीय आय से संबंधित उन सभी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। किसी भी देश या भारत का है जो राष्ट्रीय आय किस तरह से निर्धारण किया जाता है, जिसमें हम लोग सभी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तथा जानेंगे कि जीडीपी क्या होता है। यानी उन सभी बिंदु पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन में है कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, बैंकिंग क्षेत्र का। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो सर्वाधिक योगदान है वह सेवा क्षेत्र का, लेकिन इस ऑप्शन में सेवा क्षेत्र का कहीं पे चर्चा नहीं किया गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर जो ऑप्शन है वो क्या है। तो आप देखेंगे कि अगर जो तीनों क्षेत्र है उस तीनों क्षेत्र के अंतर्गत में जो भी विषय आते हैं उन विषयों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जैसे आप बात की जाए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, उत्खनन, ये सभी क्षेत्र आता है, तो उसके क्षेत्र को शामिल किया गया। अगर आप देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत में निर्माण, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सभी क्षेत्र आता है, तो उस क्षेत्र का वर्णन है। व्यापार क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में जो हम लोगों ने देखा था क्या आता है, व्यापार, होटल परिचालन, वित्तीय, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन, ये सभी सेवा क्षेत्र के। तो अब हमें यह बताना है कि उन सभी में से योगदान किसका ज़्यादा है। तो आप ध्यान में रखेंगे ये प्रश्न गलत भी नहीं है और सही है। तो उन क्षेत्रों में अब देखिए कृषि क्षेत्र, तो सिर्फ अगर कृषि की बात की जाए तो अगर आप उठा के देखेंगे हाल ही का डाटा जो 2020-21 या 21-22 में जो अनुमान किया गया है, वह डाटा जो हम आपको बता रहे हैं अभी 7 जनवरी 2022 में जो अनुमान किया गया, कृषि के साथ साथ में वानिकी एवं मत्स्य में जो अनुमान किया गया 3.9 किया गया, क्योंकि हाल में क्या हुआ, उससे पहले कोविड का संक्रमण भी देखने को मिला, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट आई। अर्थव्यवस्था धीरे हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही वैक्सीनेशन पूरा हुआ तो वो अर्थव्यवस्था की ओर, पानी की ओर अग्रसर हुआ। तो फिर विनिर्माण क्षेत्र अगर आप देखेंगे, विनिर्माण की कहने का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे तो यह जो अनुमान किया गया है वह क्या किया गया, वह किया गया है यानी कहिए आप 12.5 यानी 12.5 सबसे ज़्यादा। तो अगर सभी क्षेत्र में से देखेंगे तो माइनिंग और उत्खनन का ज़्यादा है 14.9, लेकिन यहाँ पर उत्खनन और माइनिंग का चर्चा नहीं। अगर वो चर्चा होता तो हम लोग विचार करते। तो विनिर्माण का 12.5 ये अनुमान किया गया। अगर आप पीछे का डाटा देखेंगे, ये हम आपका 21-22 का जो अनुमानित है, जो अग्रिम अनुमान किया गया उसे हम बता रहे हैं। और अगर पहले का भी देखेंगे तो इस तरह से आपको डाटा मिल जाएगा कि इस क्षेत्र में से सबसे ज़्यादा विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा। बाकी व्यापार क्षेत्र, सिर्फ अगर व्यापार की बात किया, इसमें होटल हो गया, परिवहन हो गया, संचार, ये सभी अगर सम्मिलित किया जाए तो 11.9 इसका आता है। ये अनुमान किया गया है 2021-22 के अनुसार, 7 जनवरी के अनुसार बजट में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत में जो बजट होता है वह क्या होता है, जीडीपी जो होता है, जो आकलन किया जाता है, बजट नहीं जीडीपी जो कहिए, वो आकलन होता है हर एक 3 माह पर। अलग अलग कंट्री में अलग अलग समय पर होता है, लेकिन भारत में जो जीडीपी होता है वो 3 माह पर, हर एक 3-3 माह पर निकाला जाता है। तो ये जो डाटा पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं 21-22 का, जो 7 जनवरी में अनुमान किया गया। उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र का आप ले लीजिए, जिसमें बीएल, वित्तीय, रियल एस्टेट, ये सभी मिलाकर 4.0। तो इन सभी में चारों में से अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा क्या आया, परसेंटेज आया किसमें, वह राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान। राष्ट्रीय आय किस तरह से निकलता है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए किसी भी देश का जो सबसे सर्वाधिक सशक्त व्यवस्था और जो सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि होता है वह देश का जीडीपी होता है। तो जीडीपी के हम लोग निकालते हैं, फिर जीडीपी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे, जिसमें जानेंगे किस तरह से एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो जीडीपी कहलाता है। बिल्कुल आराम से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि कभी आप भूलें नहीं। तो वो होता है। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, जीडीपी से जाते हैं, फिर जीएनपी में आते हैं, फिर एनएनपी में आते हैं। तो ये सभी क्या होता है, प्रक्रिया बढ़ते जाता है, क्योंकि फिर जीडीपी के बाद क्या होता है, देश के बाहर जो आर्थिक गतिविधि होता है उसे शामिल किया जाता है। आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं विदेशों से अर्जित आय को शामिल किया जाता है, तो वो जीएनपी बनता है। उसके बाद एनएनपी के बाद फिर उसकी तुलना हम लोग मार्केट मूल्य पर जब करते हैं तो राष्ट्रीय आय निकलता है। तो उसमें से एक आ रहा है जो योगदान है, इसलिए ये प्रश्न का सही जवाब विनिर्माण क्षेत्र। यह विनिर्माण क्षेत्र किसमें आ रहा है, यह आ रहा है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत में। अगर सिर्फ प्रश्न सिंपल पूछता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि आज़ादी के समय में तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का काफ़ी योगदान रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र घटता गया और तृतीयक क्षेत्र में
अभी सबसे ज़्यादा है और आज से नहीं कई सालों से तृतीय क्षेत्र में बढ़ा है और अपना परफॉर्मेंस लगातार बढ़ता आ रहा है। नेक्स्ट 2 में देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा कि सर्वाधिक योगदान किसका था राष्ट्रीय आय में, जिसमें से उस चारों ऑप्शन में से हम लोगों ने देखा कि 2 गो आ रहा था जिसमें ज़्यादा था, एक व्यापार क्षेत्र और विनिर्माण। तो विनिर्माण क्षेत्र में जो आकलन हम लोगों ने देखा कि 21-22 में क्या गया, हम तो डाटा हम आपको इसलिए बताएं ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप बुक में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर पहले का भी डाटा देखेंगे कैसे कैसे प्राप्त हुआ तो उसमें से विनिर्माण क्षेत्र में सबसे दिख रहा। अब देखिए इसमें से राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है और व्यापार क्षेत्र है। तो इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो क्या है राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण होता है उसमें 3 क्षेत्र में उसे बांटा गया है। कौन कौन क्षेत्र है? पहला प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन आता है? कृषि, वानिकी, मत्स्य और उत्खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो कृषि हो गया और दूसरा सेवा क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, अगर आप हमारे देश की जीडीपी की बात की जाए, क्योंकि जीडीपी से ही देश का राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। उसमें क्या करते हैं, विदेशों से सम्मिलित जब आय को, विदेशों से प्राप्त जो आय होता है जब उसे सम्मिलित करते हैं तब हम लोग को क्या निकलता है, जीएनपी निकलता है। फिर वहाँ से राष्ट्रीय आय का आकलन हम लोग करते हैं। तो इसलिए सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। अगर 2019-20 का हम लोग डाटा को अगर उठाकर देखें तो हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में जहाँ कितना है 20 पॉइंट समथिंग % प्राप्त किया गया, और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र में जिसमें से हम लोग देखें विनिर्माण और निर्माण, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में जो है उसका जो अगर हम लोग डाटा देखें तो वह 24.9, और सेवा क्षेत्र में लगभग 54.8% यह रहा राष्ट्रीय आय में योगदान का हिस्सा रहा। तो इसलिए सेवा क्षेत्र इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं 2 के बाद 3 में आते हैं। 3 में कह रहा है योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। योजना काल, योजना काल कहने का अर्थ हुआ क्या हुआ, जो योजना काल स्टार्ट हुआ। तो योजना काल आपको पता होगा 1950 से 51 से स्टार्ट हुआ, पंचवर्षीय योजना चलना स्टार्ट हुआ। फिर वो आप देखें किस तरह से वो चलता गया। फिर लास्ट में योजना आयोग को क्या कर दिया गया, उसे खत्म कर नीति आयोग लाया गया। तो वो अलग है चैप्टर, वही करा योजना काल में, यानी जब योजनाओं का स्टार्ट हुआ तो उस समय राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का योगदान घटा है, यानी घटा है। अगर आप उठाकर देखिए क्या स्वतंत्रता के बाद, यानी जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद राष्ट्रीय आय समिति का पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में स्थापना हुआ। उसके बाद क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए कि 1993 और 94 में क्या होता है, एक बैठक होती है और उस बैठक में महत्वपूर्ण आईएमएफ हो गया, वो टीसीई हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, इन सभी के प्रतिनिधि क्या करते हैं, भाग लेकर एक क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन करने का विधि का निर्माण करते हैं। और वह विधि पूरे जो वर्ल्ड लेवल पर होता है लागू किया जाता है, फिर इंडिया में भी लागू होता है। तो वही उस 1993 और 1994 उसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। तो क्या होता उस समय स्वतंत्रता के बाद में, अगर आप देखेंगे जो राष्ट्रीय आय है उसमें से जो कृषि क्षेत्र का योगदान रहता है वह सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आप यही देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो उस समय प्राथमिक क्षेत्र का 55.11 1993-94 के बाद जब वो आंकड़ा आया, यानी कि जो लागू हो गया सभी देशों में राष्ट्रीय आय के आकलन करने का विधि, जो हम लोगों ने अभी जाना कि जिसमें से संयुक्त राष्ट्र हो गया, वही मतलब जो भी जितने भी आईएमएफ हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, ओईसीडी हो गया, जिसका हिंदी हुआ आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सभी प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं, एक डाटा को तैयार करते हैं और उस आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो इसलिए ब्रैकेट में 1993 1994 भी देखने को मिल जाएगा। तो उस समय क्या हुआ था कि जो डाटा हम लोग अभी देखें प्राथमिक क्षेत्र में 55.1% था यह प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का डाटा जो 19-20 में, अभी हम लोग पीछे भी चर्चा किए, मात्र 20 पॉइंट समथिंग % रहा। तो इसका क्या हो गया, इसे इस क्षेत्र का योगदान घटते हुए देखने को मिला। तो ऑप्शन में है कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, परिवहन, बैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट 4 में हम लोग चलते हैं। 4 में कहा वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कहा वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरह से राष्ट्रीय आय निकालता है। उसके लिए क्या होता है, जीडीपी को, किसी भी देश का जीडीपी का जानना जरूरी होता है कि उसका जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश का सीमा के अंदर, किसी भी क्षेत्र के सीमा के अंदर निर्धारित समय में या एक वर्ष के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही जीडीपी कहलाता है। फिर उस जीडीपी में हम लोग देखते हैं कि देश के बाहर जो आर्थिक गतिविधि होता है उसको शामिल कर लिया जाता है। यानी आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जीडीपी में देश से बाहर जो
विदेशों से प्राप्त जो आय होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो विदेशों से प्राप्त होने वाली जो भी शुद्ध आय को जो जोड़कर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है। उसके बाद हम लोग उसके आधार पर फिर राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं। तो ये तरीका है राष्ट्रीय आय का निकालने का। तो उसमें से करा सर्वाधिक योगदान किसका है, तो अभी हम लोग देखें वो सेवा क्षेत्र का है। कैसे सेवा क्षेत्र का है, आप 2011 से ही डाटा देख लीजिए। अगर आप 2011 में उठाइएगा तो सेवा क्षेत्र में कितना 49%, धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। अगर 19-20 का डाटा देखेंगे तो 19-20 में आपको देखने को मिलेगा 54.8%। तो ये प्रतिशत है भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान का सेवा क्षेत्र। और इसी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में क्या क्या आएगा, व्यापार आएगा, होटल आएगा, परिवहन आएगा, वित्तीय, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन, ये सभी सेवाएं इसी क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। तो कभी कभी प्रश्न तो यहाँ तक भी देखने को मिल जाता है कि उत्खनन एवं ये खनन किस क्षेत्र में आता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 क्षेत्र निर्धारित किया गया है। और उन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर क्या किया जाता है, देखा जाता है कि किस क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ और फिर उसे जीडीपी के सहारे आगे बढ़ते हुए एनएनपी के निकाला जाता है। 5 में देखेंगे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है। आईएमएफ के द्वारा कहा गया है कि कोई भी देश विकसित तभी हो सकता है जब उसका क्या हो, तृतीयक क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण योगदान हो, यानी ज़्यादा योगदान देता हो देश में, तो वह क्षेत्र विकसित की ओर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, वह बढ़ने को मिलता है। जैसे भारत में ही देख लीजिए किस तरह से भारत अल्प विकसित से विकासशील की ओर जब बढ़ा, तो उसमें से आप देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में जहां प्राथमिक क्षेत्र में 55.11% था, और वहीं 2011 के बाद अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से सोझे क्या हो गया, उसका विपरीत हो गया। यानी अब 50, हमेशा 50% से ऊपर देखने को डाटा मिल जाता है। तो क्या हो जाता है, तृतीयक क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिर्फ बढ़ता जाता है, यही हो जाएगा, विकसित होती है तब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखिए 6 में करा है नियोजन के आरंभ में। देखिए नियोजन का अर्थ वही हो गया जो नियोजन हुआ, यानी कि जो योजना काल स्टार्ट हुआ जिसमें नियोजन है 51 से। तो नियोजन के आरंभ में 50-51 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, अभी हम लोग चर्चा किए कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी में हम लोगों ने चर्चा की है कि किसी भी देश की सीमा के अंदर या एक साल में हो या निर्धारित समय के भीतर क्या हो, किसी भी वस्तु का, किसी मतलब देश की सीमा के भीतर वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसका जो निर्धारण किया जाता है वही जीडीपी कहलाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे जीडीपी क्या है कि कोई भी देश या क्षेत्र के अंदर एक साल में जो उत्पादित वस्तु सेवा हुआ उसका जो मौद्रिक मूल्य निर्धारण होता है वही कहलाता है। तो इसी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर, 93-94 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया ना कि क्या हो चुका है, बुक सिस्टम ऑफ नेशन अकाउंट्स 1993 में जीडीपी मापने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक तय हुआ। उस अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करने में जिसमें हमने जाना आईएमएफ के प्रतिनिधि, फिर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि, फिर ओईसीडी के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय संघ यूएन के प्रतिनिधि, वो सभी मिलकर क्या करते हैं, एक प्रकार के सभी प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं, यानी एक डाटा को तैयार करते हैं जो क्या होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर मान्यता होता है। यानी उस मानक को तय करते हैं, वो निर्धारण करते हैं जीडीपी निकालने का, और वो सभी राष्ट्र उसे अपनाता है निकालने के लिए वो विधि और पैमाना। तो इसलिए 1993 और 1994 लिखा हो क्योंकि उस समय ये क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। तो वो हो गया। तो उस समय जो है आप देखेंगे क्रमशः 55.11% प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में 13.34% और तृतीय क्षेत्र में ये 29 ये डाटा था किस समय, नियोजन के आरंभ में। और वही 14-15 में दौरान देखा गया तो यह अपोजिट हो गया। जैसे ही अभी हम लोग चर्चा किए कि 14-15 के दरमियान में जैसे ही 2011 से आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखने को आपको मिल जाएगा, 2011 से भी पहले हो गया था, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान। तो अब देखिए सेवा क्षेत्र है लास्ट में, तो सेवा क्षेत्र में सभी में तो हाँ 56% तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने चर्चा किया कि 50% से आगे कहीं 51, 54 तक तो देखने को मिल गया है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो रिमूव हो जाएगा। अब बच गया कि क्या हो गया, वो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में जो 55.11% था, 11% था, वो घटकर 17.5% हो गया है। और द्वितीय क्षेत्र में 31.8% और तृतीय क्षेत्र में 50.7%। ये 14-15 का डाटा है। तो आप ऑफिशियली भी देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा, है ना। ऑफिशियली थोड़ा सा अंतर रहेगा, 51.8 लिखा हुआ रहेगा। तो इस सभी ऑप्शन में से पर्याप्त एक ही नंबर लग रहा है। तो ये क्या है, ये योगदान रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 में करा देश में राष्ट्रीय
न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? देखिए थोड़ा सा इसको NSSO लिखना चाहिए, नेशनल सैंपल सर्वे। इसका मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। और ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये क्या है आइए समझते हैं। ये NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या है? इसकी स्थापना होती है PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। वह सन 1950 ईस्वी में उन्हीं की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है। यह क्या है? भारत सरकार एवं संख्यांकी मंत्रालय के अधीन है। यह सामाजिक आर्थिक जो सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन यह है। कौन? यह है NSSO, यानी जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला संगठन सबसे बड़ा इसी के रूप में इसी को माना जाता है। इसका कार्य क्या है? घरेलू उपभोक्ता व्यय, रोजगार और बेरोजगार, यानी घरेलू उपभोक्ता का व्यय का जो आंकड़ा है उसको संकलन करना, रोजगार, बेरोजगार तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं आदि विषयों का नमूना सर्वेक्षण करना, यही क्या है? NSSO का कार्य है। अगर आपको जरूरत पड़ा गरीबी रेखा निकालने का, तो वह गरीबी रेखा जब निकाला जाएगा तो डाटा कहाँ से लिया जाएगा? यही NSSO से लिया जाएगा। और भी अन्य चीज़ों का गणना की जाएगी तो उसका डाटा यहाँ से लिया जाएगा। तो हम लोगों ने जाना किस तरह से कौन कौन क्षेत्र, तो ये हो गया घरेलू उत्पादन व्यय, क्योंकि ये पूछ दिया जाता है कि इसका संबंध किसके द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है या संकलन किया जाता है, तो इसलिए हमने इसकी चर्चा दोबारा कर दिया कि घरेलू उत्पाद व्यय में, रोजगार बेरोजगार में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं आदि विषय में नमूना सर्वेक्षण करने का काम किसका? वह NSSO का ही कार्य। अब ये सब आंकड़े काम आते हैं आगे बहुत सारे गणना में, बहुत सारे डाटा को निकालने में, तो ये कार्य है NSSO का। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्रीय संख्यांकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल का ही है या स्टैटिक का ही है? सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, केंद्रीय संख्यांकी संगठन। अब इसकी स्थापना कब होती है? तो आ जाइए इसे हम लोग समझते हैं। अब वर्ष 1949 ईस्वी में क्या होता है? 1949 ईस्वी में PC महालनोबिस की ही अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। और उस समिति के गठन, उसी समिति के अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, लेखा प्रणाली यह होता है कि विधि और तकनीक उसमें बताया जाता है निकालने के लिए राष्ट्रीय आय, तो लेखा प्रणाली कहा जाता है। तो लेखा प्रणाली और क्या होता है? केंद्रीय संख्यांकी संगठन की स्थापना होती है, किन्हीं की, उन्हीं की अध्यक्षता में होती है। लेकिन यह होता है 1991 ईस्वी में होता है। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि NSSO के बारे में हम लोगों ने जान लिया, जो क्या था राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। ये CSO केंद्रीय संगठन, इसका क्या कार्य है? तो आइए, यह जो है भारत सरकार का क्या है? संख्यांकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत में यह आता है। यह भारत में संख्यांकी मानकों को विकसित करता और उसे बनाए रखने के लिए इसी की जिम्मेवारी है। जो भी संख्यांकी का डाटा है, जैसे कार्य में क्या क्या आ गया, जैसे विभिन्न उद्योगों के जो वार्षिक सर्वेक्षण, जो भी उद्योग है उसका वार्षिक सर्वेक्षण करने का उद्योग का इसी को अधिकार है, किसका? NSSO का। और क्या है साथ में? और है जैसे मानव विकास के आंकड़े, जो मानव का डेवलपमेंट है उसके आंकड़े, NSSO ये CSO का आकलन करने का ही अधिकार है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय आय की बात की जाए, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने का, संकलन का मतलब होता है इकट्ठा या एकत्रित, वह CSO का कार्य है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, साथ में लिंग के आंकड़े, पर्यावरण के आंकड़े, और जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर फर्स्ट में किए थे, इसका कार्य कि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का कार्य ये इसी का है। तो ये CSO का कार्य है। तो प्रश्न 2-3 तरीके से पूछा जाता है। कभी पूछ दिया जाएगा कि रोजगार और बेरोजगारी संबंधी जो आंकड़ा होता है वह कौन निर्धारित करता है? तो वह कौन करेगा? रोजगार, बेरोजगार, चिकित्सा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, वो NSSO कर रहा था। और अभी कभी प्रश्न पूछने देखने को आपको मिल जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय जो आय है उसका समाकलन करने का, आंकलन करने का किसके द्वारा किया जाता है? तो वही प्रश्न आगे देखने को वह हो जाएगा CSO के द्वारा। तो ये हम लोगों ने अंतर देखा CSO और NSSO। आगे आप देखेंगे कि जो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय संख्यांकी विभाग को दोनों को क्या कर दिया गया? संलग्न कर दिया गया, यानी एक में मिला दिया गया। कब? 23 जनवरी 2019 को कर दिया गया। और उन दोनों को संलग्न कर कर, यानी दोनों को मिलाकर एक नया संस्था NSO बनाया गया। और उस NSO का नेतृत्व किसके हाथ में दिया गया? MOSPI के हाथ में दिया गया। तो यही अभी डाटा है। हालांकि 2019 में तो इसका ऑफिशियली डाटा एक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन अभी आप खोल के देख सकते हैं, शायद आप एक्टिव हो गया। तो कोई भी डाटा लेना रहा तो वह NSO से लेगा। तो ये इसका हिस्ट्री था, क्योंकि आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, समझने में भी दिक्कत नहीं होगा अगर आपको पता होगा तो। अब 9 में आते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय आय क्या है? ऑप्शन में है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद,
और उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम लोग पहले तो एनएनपी निकालते हैं। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके द्वारा निकाला जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए जब जीएनपी में हम लोग क्या करते हैं? मूल्यह्रास को घटा देते हैं। मूल्यह्रास को घटाना जरूरी है ना, कि मूल्यह्रास वो होता है जब किसी वस्तु का यूज होता है समय के साथ में, उसमें जो कमी क्षरण होता है वो मूल्यह्रास होता है, जिसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो जीएनपी में मूल्यह्रास को घटाते हैं तो एनएनपी आता है। अब जीएनपी क्या है? तो जीएनपी क्या है? अब देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि इसे जीएनपी को समझने के लिए जीडीपी भी मालूम होना चाहिए। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, यानी आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक है, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि किस पर डिपेंड करती है? वो जीडीपी। क्यों? क्योंकि जीडीपी ही किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी क्षेत्र में जो उत्पादन करता है वही उसका क्या है? मेन आर्थिक पावर है, क्योंकि वो उत्पादन कर रहा, तो वही होता है जीडीपी। होता है कि किसी भी देश में निर्धारित समय सीमा या एक वर्ष के अंदर उत्पादित सेवाओं एवं वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उस एक वर्ष के अंदर में जो निर्धारण किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य, वो जीडीपी कहलाता है। अर्थात क्या हम लोग समझे कि एक वर्ष के अंदर उत्पादित सेवाओं एवं वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। इसमें देश के बाहर होने वाली गतिविधि को शामिल नहीं किया जाता है। सिंपल है, सिर्फ देश के सीमा के अंदर हुआ। और वही जब देश के बाहर जो आर्थिक गतिविधि हुआ उसको हम लोग शामिल कर दिए तो क्या हो गया? वो जीएनपी हो जाएगा। तो अब जीएनपी में क्या होता है? जीडीपी में क्या कर दिया जाता है? देश के जो बाहर गतिविधि होता है उसको इसमें क्या कर दिया जाता है? शामिल किया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जीडीपी में विदेशों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़कर क्या होता है? जीएनपी प्राप्त होता है। और दूसरे भाषा में देश की सीमा के बाहर होने वाले आर्थिक गतिविधि को इसमें क्या कहता है? शामिल किया जाता है। यही जीडीपी हो गया। अब देश के बाहर आर्थिक गतिविधि क्या होता है? देश के बाहर आर्थिक गतिविधि दो तीन तरह से होते हैं। जैसे निजी प्रेषण हो गया। निजी प्रेषण में क्या हो गया? निजी लेन देन। जैसे क्या हो रहा है, कुछ भारतीय विदेश में रह रहे हैं तो अपना निजी लेन देन करेंगे, विदेश में रह रहे हैं तो अपने परिवार को पैसा भेजेंगे तो वो पैसा यहाँ आया। फिर कुछ विदेशी लोग भारतीय में रह रहे हैं, वो अपना निजी लेन देन करेंगे, अपने घर वाले को पैसा देंगे तो भारत का पैसा वहाँ जाएगा। तो ये निजी लेन देन। उसके बाद क्या है? विदेशों से जो ऋण पर ब्याज आता है उस पर हो गया। जैसे भारत भी बहुत सारा कंट्री से पैसा लिया हुआ है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड, इसी सब से। तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो ऋण के रूप में जाएगा। फिर भारत भी किसी को दिया हुआ है तो वो भी पैसा भारत को आएगा। तो यही होता है विदेशों से क्या होता है? लेन देन। जो विदेशी जो गतिविधि होता है, यानी देश के सीमा के बाहर जो क्या है? आर्थिक गतिविधि, यही होता है। तो इसमें ये सब ही शामिल होते हैं। तथा अनुदान भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि बहुत सारे जो देश आते हैं, भारत में आते हैं तो अनुदान के रूप में, ग्रांट्स के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में देते हैं, चाहे वो उत्थान के रूप में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हालांकि धीरे धीरे अनुदान भी घटा। तो ये तीन क्षेत्र होता है। तो यही होता है। इसका कैलकुलेशन कर हम लोग जीडीपी में जोड़ते हैं। तो इसका कैलकुलेशन सिंपल है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, बस इसी को क्या करना है? निकाल लेना है कि ज़्यादा आ रहा है कि जा रहा है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे से घटाएंगे तो वो आंकड़ा आ जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय आ जाएगा। अब यही विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को हम लोग जीडीपी में जोड़ देंगे तो जीएनपी निकल जाएगा। और फिर जीएनपी में मूल्यह्रास को घटाएंगे तो एनएनपी आएगा। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तो हम लोग प्राप्त कर लिए, किस तरह से प्राप्त कर लिए? हम लोगों ने देखा किस तरह से जीडीपी में देश के बाहर के जो आर्थिक गतिविधि हुआ उसको हम लोग शामिल किए, अर्थात विदेशों से होने वाली शुद्ध आय को शामिल किए। तो विदेशों से होने वाले शुद्ध आय में क्या क्या था? निजी प्रेषण था, उसके बाद विदेशों से प्राप्त ब्याज था, ऋण पर ब्याज प्राप्त वो था, फिर इसके बाद विदेशों से जो अनुदान था, ये तीन चीज़ गतिविधि में था। निजी प्रेषण में जो व्यक्ति का निजी लेन देन है वो तभी था। शुद्ध आय को जोड़ ली तो यहाँ से एनएनपी आ गया। अब इस एनएनपी का क्या करेंगे हम लोग? बाजार मूल्य पर क्या करेंगे? तुलना करेंगे। यानी इस एनएनपी का जो है, जो हम लोग का एनएनपी आया, नेट नेशनल प्रोडक्ट आया, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग बाजार मूल्य पर इसका आकलन करेंगे। और जैसे ही बाजार मूल्य पर जब आकलन करेंगे तो क्या होगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो बाजार मूल्य पर आकलन करने के बाद इसमें क्या होता है ना, इसमें मूल्यह्रास को जोड़ना पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन में कह रहा बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पाद, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सही निकल रहा, बाजार मूल्य। अब आपके माइंड में उठा हुआ ये बाजार मूल्य क्या है ना? ये आपके माइंड में शायद चर्चा चल रहा हुआ। तो बाजार मूल्य पर
निवल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए बाजार मूल्य पर अगर हम निवल राष्ट्रीय उत्पाद को निकालते हैं, बाजार मूल्य नहीं कहिए, बाजार लागत कहना उचित है इसका, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, उसमें अगर बाजार मूल्य पर हम क्या करते हैं, यानी बाजार इसको क्या बोलिए, देखिए दो तरह से क्या होता है, लागत होता है ना। लागत भी दो तरह से होते हैं, एक होता है बाजार लागत और एक होता है साधन लागत। बाजार लागत में क्या होता है और साधन लागत में, क्योंकि क्या होता है कि साधन लागत पर जीडीपी बाजार लागत की तुलना में क्या होता है, कम होता है, और जीडीपी की मात्रा में यह जो निश्चित करना आवश्यक होता है कि साधन लागत है अथवा बाजार लागत पर, ये दोनों को निश्चय करना जरूरत होता है। बाजार लागत में ही होता है कि उसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है और साधन लागत में वो नहीं होता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या है मुख्यतः कि किसी भी उत्पाद की लागत दो प्रकार होती है। जो उत्पाद होता है उसका लागत दो प्रकार, एक साधन लागत, इसको हम लोग कारक लागत कहते हैं। कोई भी वस्तु को बनाने में जो जो कारक उपयोग होता है, जैसे मजदूरी हो गया, बिजली बिल हो गया, उस किराया हो गया, ब्याज हो गया, ये सभी को मिलाकर जो उत्पादन होता है उसे हम लोग कारक लागत कहते हैं। उसको जो बनाने में कच्चा माल लगा तो कारक लागत। अब उसके बाद कारक लागत के बाद क्या होता है, बाजार लागत। बाजार लागत में एक दूसरा लागत, बाजार लागत में क्या होता है, उसमें अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है, यानी सीमा शुल्क हो गया, निर्यात आयात कर हो गया। उसके बाद इस मूल्य पर जो फैक्ट्री छोड़ती है वो हम लोग को क्या कहते हैं, बाजार लागत। ये अंतर था साधारण लागत और बाजार लागत। इसलिए जब कभी राष्ट्रीय आय की गणना जब बाजार लागत पर करते हैं ना, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमको अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना पड़ जाता है। तो चलिए बाजार लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए तो पर्याप्त नहीं लग रहा है। बी में आते हैं उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब उत्पादन लागत पर, अब देखिए उत्पादन लागत क्या हो गया, अभी हम लोग चर्चा किए ना कि देखिए यहाँ पर सिर्फ मूल्य और लागत है, इसके कारण प्रश्न क्या हो गया, उल्टा हो गया। उत्पादन लागत पर, अब उत्पादन लागत यहाँ पर क्या समझ रहे हैं उत्पादन लागत से, यानी जो वस्तु का उत्पादन हुआ है ना, तो उस पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर है बाजार मूल्य, तो मूल्य वाला तो जितना है वह सबसे पहले रिमूव हो गया है ना, तो वह क्या हो गया, वह रिमूव हो गया। तो अब बच गया, तो मूल्य वाला कौन कौन है, ऑप्शन नंबर ए और बी, क्योंकि मूल्य हम लोग आगे देखेंगे वो क्या होता है, चालू मूल्य और स्थिर मूल्य। तो क्या हो जाता है इसमें भी, जब हम लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय का आकलन कर लेते हैं, चाहे वो क्या हो, साधन लागत पर हो या बाजार लागत पर हो। तो अब बच गया ऑप्शन बी और सी में। तो यहाँ पर उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद और उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट का अर्थ ही होता है निवल, तो ये होता। अब इसमें आगे अगर आप दिया हुआ रहता ऑप्शन, तो उसमें भी होता कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद पर जो भी हम इसमें अगर निकाल रहे हैं उत्पादन लागत पर, जो उत्पादन लागत पर अगर हम निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, मूल्यह्रास को जोड़ेंगे और फिर इसका तुलना करेंगे, क्योंकि ये भी राष्ट्रीय आय की गणना करने में यह भी स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि इसमें किस मूल्य पर इसको दिखाया गया है, बाजार मूल्य पर दिखाया, चालू मूल्य पर दिखाया गया है कि स्थिर मूल्य पर दिखाया गया है। तो वो आगे प्रश्न में तो है नहीं, अगर उसको दिखाना होता तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना दोनों तरीके से होता है, चालू मूल्य और स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य में यही होता है कि उसमें मुद्रास्फीति जो होता है यानी महंगाई को स्थिर रखा जाता है, जिससे पता चलता है कि गरीबी पर कितना इफेक्ट पड़ा, कोई भी वस्तु का जो उत्पादन हुआ उसमें रेट कितना बढ़ा, और वह जो रेट बढ़ता है वह देश के जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उससे पता चलता है कि उस पर कितना प्रभावित हुआ वो। तो इसलिए स्थिर मूल्य पर भी राष्ट्रीय आय को लागू करना जरूरी होता है। स्थिर मूल्य पर क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो उत्पादन का मूल्य होता है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी पिछले वर्ष के किसी आधार वर्ष से क्या करते हैं, निकालते हैं, वही उसका स्थिर मूल्य कहलाता है। इसमें महंगाई को स्थिर यानी मुद्रास्फीति को स्थिर रखा जाता है। और चालू लागत में क्या होता है कि जो स्थिर लागत पर मूल्य निकालते हैं और उस आधार वर्ष से अब तक जो भी महंगाई हुआ या मुद्रास्फीति हो गया उसको जोड़ते हैं, तो वो होता है चालू लागत, चालू मूल्य होता है। तो इस तरह से मूल्य भी दो प्रकार के और लागत भी दो प्रकार के। तो ये थोड़ा सा है टेक्निकल, है कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। तो यहाँ पर लागत पूछा तो उत्पादन लागत हो गया, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें भी और होता है, उत्पादन लागत पर अगर हम निवल राष्ट्रीय उत्पाद को अगर हम निकालते हैं तो उसमें मूल्य क्या करना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित किया जाता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब भारत में राष्ट्रीय आय को अनुमानित कौन करता है,
ऑप्शन पढ़िए, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन करेगा? सीएसओ करेगा, केंद्रीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसकी चर्चा हम लोग अभी किए कि इसका जो निर्माण किस तरह से होता है, वह होता है पीसी महालनोबिस 1949 ईस्वी में। जो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का पहले गठन होता है और उसी समिति के अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के साथ साथ में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना होता है। यह क्या है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, भारत का सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय का हिस्सा है, जो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद क्या है? इसके जो जिम्मेवारियां हैं हम लोगों ने देखा था क्या किया गया है, मतलब इसकी जो जिम्मेवारियां जो दिया गया है, सीएसओ का जो जिम्मेवारियां हैं क्या है कि सांख्यिकी मानकों के जो विकसित है मतलब जो भी है, मतलब उसको एकलन करना, उसके बनाए रखना, इसका जिम्मेदारी इसी का है कि भारत में सांख्यिकी मानकों को विकसित करना तथा उसे बनाए रखना सीएसओ का कार्य। तथा हम लोगों ने कार्य में भी जाना था, जैसे उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करना इसी के अंडर में है, लिंग का निर्धारण करना, मानव विकास का आकलन करना, उसके बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करना, लिंग का करना, पर्यावरण का करना, ये सभी राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत में आते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट 11 में हम लोग चलते हैं। 11 में कह रहा कि निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा गोवा। अभी भी है, अगर आप लेटेस्ट डाटा 2022 में देखेंगे तो गोवा का सबसे अधिक है राष्ट्रीय आय। लगभग आपको हम कुछ साल पहले का बता रहे हैं, मतलब समझिए 4,67,000 समथिंग सालाना इसका है गोवा का, लगभग 19-20 का डाटा है। तो ध्यान में रखिएगा राज्य का प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालता है? किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए उस देश का जो राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय से देश की जनसंख्या को भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। 12 में आइए। 12 में कह रहा भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य क्या है? अब देखिए चालू मूल्य, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्या होता है, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए हमें यह बताना जरूरी होता है कि उसे किस मूल्य पर लिया गया है। तो मूल्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थिर मूल्य और दूसरा होते हैं चालू मूल्य। स्थिर मूल्य क्या था? स्थिर मूल्य में हमने समझा था कि वर्तमान में उत्पादित जो वस्तु है, या किसी वर्तमान में कहिए या किसी वस्तु का इस टाइम कहिए, वर्तमान में उत्पादित किसी वस्तु का मूल्य पिछले किसी मतलब पिछले के किसी आधार वर्ष पर जो निकालते हैं वो क्या कहलाता है? वो चालू मूल्य कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मुद्रास्फीति होता है उसको हम लोग स्थिर रखते हैं, महंगाई को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये होता है चालू मूल्य। और क्या होता है? दूसरा होता है, ये तो स्थिर मूल्य हो गया, और चालू मूल्य में क्या हो गया? दूसरा चालू मूल्य। चालू मूल्य में क्या हो जाता है? जो स्थिर मूल्य हम लोग निकालते हैं, स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से जो आधार वर्ष लिया गया है, जैसे भारत का जो आधार वर्ष 2011-12 लिया गया है, तो स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अब तक जो क्या हो गया, मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति हुई है या जो महंगाई हुआ है, उसको क्या करते हैं? इसमें इंक्लूड करते हैं, यानी मुद्रास्फीति को जोड़कर जो प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? वह चालू मूल्य कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया चालू मूल्य और स्थिर मूल्य। तो चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय बिहार में निकाला जाता है। और आपको बता दें कि बिहार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एनएसडीपी के अनुसार, नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुसार जो भारत का राष्ट्रीय आय है, दोनों हम लोग देख लेते हैं वर्तमान मूल्य पर और चालू। वर्तमान मूल्य पर 50,555 है और स्थिर मूल्य पर 34,314 है। देखिए स्थिर मूल्य पर हमेशा कम आएगा, इसलिए कम आएगा क्योंकि उसमें महंगाई को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्थिर मान के चल रहे हैं, इसलिए कम ही आता है उससे। चाहे वो राष्ट्रीय आय लीजिएगा, चाहे वो किसी भी राज्य का ले लीजिए। और ये तो एनएसडीपी के अनुसार हो गया, ये जीएसडीपी के अनुसार था 50,000, और एनएसडीपी के अनुसार बिहार का जो क्या है प्रति व्यक्ति आय है वर्तमान मूल्य में, वो है 46,292। और ये हो गया वर्तमान मूल्य पर, और स्थिर मूल्य पर एनएसडीपी के अनुसार 31,017। एनएसडीपी का मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, जो हम लोग शुद्ध निकालते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य का। तो वही दोनों पे हम लोगों ने बिहार के बारे में देखा, एक जीएसडीपी पे भी देखा और एक एनएसडीपी पे भी देखा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य। तो चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य वो था बिहार, बाकी अन्य सभी का क्या है? इससे ज़्यादा है। वो क्या था बिहार का? हम लोगों ने जाना कि जीएसडीपी के अनुसार यानी जीडीपी के अनुसार था प्रति व्यक्ति 50,555 चालू मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर 34,314 था। नेक्स्ट देखिए 13 में 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम
अभी निश्चित किया गया था। देखिए, जो इस भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये, ये निर्धारण किसके द्वारा किया था? सबसे पहले यह आकलन स्वतंत्रता के प्राप्ति से पहले वह किया जाता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। यही बताते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय आय किस तरह से 20 रुपये प्रति व्यक्ति था, तथा जो इन्होंने गरीबी आय का भी निर्धारण किया था, गरीबी रेखा का भी निर्धारण स्वतंत्रता के प्राप्ति के पूर्व सबसे पहले इन्हीं का योगदान आता दादा भाई नौरोजी, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो बुक लिखे थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में माध्यम से, जो ड्रेन थ्योरी उन्होंने दिया था, उसी में से उन्होंने बताया था कि किस तरह से भारत से भी जो अंग्रेज हैं धन का निष्कासन कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 3 खंड में बांटा था, 1857 से 1813, 1813 से 1860, 1860 से 1947। इन 3 चरण में उन्होंने विभाजित किया था कि किस तरह से जो एकाधिकार का चरण था, औद्योगिक चरण था, उसके बाद निवेश का चरण था, ये सभी चरण को उन्होंने इसी के माध्यम से बताया था। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले किनके द्वारा? फिर आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी के द्वारा तो इन्होंने बताया कि धन का निष्कासन है। फिर आप आगे देखेंगे आरसी दत्त भी, इन्होंने इनकी भी पुस्तक जो आगे में आई, जो चर्चा हम लोग कहाँ इंडियन ज्योग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग चर्चा किए आरसी दत्त के बारे में। इन्होंने भी बताया किस तरह से धन का निष्कासन किया जा रहा है। मतलब इनके द्वारा तो स्पष्ट कहा गया था कि अकाल का स्थिति लाने में भी अंग्रेजों का योगदान था, क्योंकि वो सही तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पाया था। नेक्स्ट देखिए, ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत अभी हम लोग देखें कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। जो उनका बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में से उन्होंने क्या किया था? ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था, जिस ड्रेन थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बताया था कि किस तरह से अंग्रेज क्या करें, भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 3 चरण में बांटा था। जो पहला चरण था हम लोगों ने देखा 1757 से 1813, जो वाणिज्यिक चरण था। तो ये ध्यान में रखिएगा, 1757 जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग चर्चा किए, इसमें से उन्होंने वाणिज्यिक चरण में बताया कि किस तरह से एकाधिकार उन्होंने किया। देखेंगे किस तरह से लॉर्ड क्लाइव था, एकाधिकार किस तरह से, मतलब देख रहे हैं ना कि जो मेन अधिकार होता है वो अपने पास रखता है, और नाम मात्र का शक्ति है वो वहाँ के जो रहते हैं, सम्राट रहते हैं, उनके माध्यम से चलवाता है। इस तरह से वो एक अधिकार का नीति अपनाता है, जो पूरी चर्चा हम लोग किए। फिर 1813 से 1860 में औद्योगिक चरण होता है। देखेंगे किस औद्योगिक चरण में मुक्त व्यापार होता है। 1813 ईस्वी में क्या होता है? चीन चाय को छोड़कर सभी पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। तो मतलब इस तरह से जो भारत में उद्योग क्या होना चाहिए, लगना चाहिए, वो विनाश हो गया। और जो ब्रिटेन में छोटे छोटे उद्योग थे वो क्या हो गए? वह फिर से उनका पुनरुद्धार हो गया, वो बड़े हो गए, चलने लगे। इस तरह से क्या हो गया? 1813 से 60 में क्या हो गया? औद्योगिक चरण, लेकिन भारत के लिए विऔद्योगिकरण हो गया। और तीसरा उन्होंने 1860 से 1947 में, जिसमें निवेश का चरण उन्होंने बताया था किस तरह से औद्योगिक यानी इसमें ब्रिटिशर्स निवेश करना स्टार्ट करते थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से रेलवे में निवेश करने पर प्रॉफिट या लॉस होने पर भी उसमें लाभ की गारंटी दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन में है उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, या उपरोक्त में से दोनों। तो देखिए, जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो किसके द्वारा किया था? दोनों के, उत्पत्ति गणना विधि के द्वारा। देखिए, उत्पत्ति गणना क्या है? प्रोडक्शन मेथड। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन मुख्यतः 3 विधि से, भारत में नहीं कहिए कि राष्ट्रीय आय का आकलन 3 विधि से क्या आता है। एक हो गया उत्पत्ति, प्रोडक्शन मेथड, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। ये देखिए क्या है इसका, वैल्यू एडेड हो गया मेथड। हाँ, वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मूल्यवर्धन विधि। तो मूल्यवर्धन विधि या उत्पादन विधि, यही होता है। उत्पादन विधि में होता है कि एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य आया, शुद्ध मूल्य आया, वही हुआ, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तीनों आ जाता है वैल्यू एडेड में, वही हो गया मूल्यवर्धन विधि। तो इसी को अपनाया जाता है। और आय विधि को, आय विधि में अपनाने के लिए क्या होता है? आय विधि में से मुख्यतः उन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे व्यक्तियों के व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय, जो भी व्यक्ति तथा व्यावसायिक है उपक्रमों से जो शुद्ध आय आ रहा है उसमें सम्मिलित किया जाए, जिसमें आगे आप देखेंगे कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, वेतन मजदूरी, ये प्रत्यक्ष सब समिति, ये दोनों विधि होता है। और एक और तीसरा विधि होता है, वो व्यय विधि होता है। देखिए, भारत में व्यय विधि इसलिए नहीं निकाला जाता है क्योंकि क्या होता है, राष्ट्रीय आय जो होता है वह बचत और व्यय को दोनों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो भारत में क्या है कि जो बचत है और इसका जो आंकड़ा है, बचत संबंधी जो आंकड़ा है वह उपलब्ध होना आवश्यक होता है, क्योंकि भारत में सही आंकड़े आसानी से उपलब्ध होते नहीं हैं।
और इस विधि का प्रयोग करना समानतः कम कर दिया गया। तो इसलिए इन दोनों विधि का उत्पादन मेथड और आय विधि का प्रयोग किया जाता है। 16 में देखिए हिंदू वृद्धि दर क्या है। देखिए हिंदू वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। देखिए क्या हुआ था, थोड़ा सा समझ लीजिए। हिंदू वृद्धि दर में क्या हुआ था कि वर्ष 1950 से 80 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी नाममात्र की वृद्धि हुई थी। और इस नाममात्र की वृद्धि होने के लिए ही क्या कहा गया था, ऐसा कहा गया था कि इस समय हिंदू क्या किए, मतलब आर्थिक उन्नति पे ध्यान ना देकर वो क्या किए थे, भाग्यवाद में विश्वास किए थे, ऐसा कहना था अर्थशास्त्रियों का। उन्होंने इस चीज़ पे बताया कि भारतीय की अर्थव्यवस्था काफ़ी धीमी हो गई थी और जिम्मेदारी यही था कि हिंदू भाग्यवाद में विश्वास करने लगे थे उस टाइम, उस समय में तो ये कहा गया था। और उस समय जो ये टिप्पणी कहा गया था, ये प्रोफेसर थे राजकृष्ण ने व्यंग्यात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो राष्ट्रीय आय इसलिए कहा गया मात्र 2.8% ही रहा था, इसलिए ऐसा कहा गया था। तो वही उसके बाद से चर्चित हो गया। 1949 में देखिए भारत में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन है। तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति के गठित कौन है, अध्यक्ष कौन है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि वर्ष 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, जिसमें राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का क्या किया जाता है, लेखा प्रणाली का निर्माण किया था। साथ में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी CSO की भी स्थापना की जाती है उसी समिति के अनुशंसा पर। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष वह कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। और उन्हीं की अध्यक्षता में क्या कहता है, राष्ट्रीय आय लेखा जो प्रणाली है उसका मतलब रेखा आय प्रणाली की संरचना और साथ में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया था। नेक्स्ट 18 में देखिए स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय का संबंध में किसने अनुमान लगाया था। तो स्वतंत्रता पूर्व का अनुमान सबसे पहले कौन लगाए थे, वो लगाए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था, जिन्होंने 1867 से 68 ईस्वी में बताया था कि भारत का राष्ट्रीय आय किस तरह से 20 रुपया प्रतिवर्ष कर उन्होंने क्या किया था, इसका आकलन किया था कि प्रति व्यक्ति जो आय है वह 20 रुपया था, यह उन्होंने बताया था। और सबसे पहले गरीबी रेखा का निर्धारण में भी इन्हीं का नाम आता, दादा भाई नौरोजी का, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस सिद्धांत को उन्होंने जो बताया था किस तरह से भारत क्या किया जा रहा है, भारत में धन का निष्कासन किया जा रहा है, उसमें प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने लिखा था। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 19 में आते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा 1949, तो ऑप्शन 1 है, तो 4 अगस्त 1949 कैसे की थी, तो वह पीसी महालनोबिस, ये वही पीसी महालनोबिस है जिनकी अध्यक्षता में क्या किया जाता है, दूसरा पंचवर्षीय योजना 51 से 56, पहला तो 51 से 56 था, दूसरा 56 से 61 ये लागू किया जाता है, जिसमें भारी उद्योगों को स्थापना पर जोर दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये पीसी महालनोबिस के द्वारा, इसी पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में क्या कहता है, राष्ट्रीय आय समिति के साथ साथ में राष्ट्रीय लेखा आय प्रणाली की विधि है, जो उसका विधि है वो उसका गठन किया जाता है, संरचना का निर्माण किया जाता है, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की भी स्थापना की जाती है जो 1951 में। तो ये प्रश्न था। तो यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय आय का अनुमान किस समिति के द्वारा, तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, जो हम लोग जाने 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में आइए, भारत के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमान का किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। कौन सा श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अनुमान रखा गया था। ऑप्शन में पुनर्रचित श्रृंखला, पारंपरिक श्रृंखला, नवीन श्रृंखला। देखिए जो स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था उनमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद था, पारंपरिक श्रृंखला को भी रखा गया था, पुनर्रचित श्रृंखला को भी रखा गया था, और नवीन श्रृंखला को, तीनों को उसमें क्या किया गया था, उस तीनों के अंतर्गत में रखा गया था, उसके आधार पर अनुमान लगाया गया था। तो ये तीनों हो जाएगा, परंपरा, पुनरीक्षित और नवीन। 21 में देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हमने चर्चा किया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो जो लागत होता है उस लागत में भी उसको बताना जरूरी हो जाता है कि जो आप लागत कर रहे हैं राष्ट्रीय आय का, जो मतलब जो साधन लागत पर कर रहे हैं कि बाजार लागत पर कर रहे हैं, तो ये भी स्पष्ट करना होता है। तो क्या लागत की चर्चा यहाँ पे की नहीं, तो हम लोगों ने जाना था कि अगर लागत अगर जो है साधन लागत या कारक लागत पर हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं साधन लागत पर, तो उसमें क्या करता है, जैसे साधन लागत पर किए राष्ट्रीय आय का गणना, तो उसमें मूल्य क्या करेंगे कि अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे, और अगर किस पर किए,
अगर किए हम लोग बाजार मूल्य पर, तो उसमें अप्रत्यक्ष कर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि उसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना में हम लोग को यह भी बताना जरूरी होता है कि यह जो गणना की गई है वह किस मूल्य पर की गई है। तो मूल्य भी दो प्रकार के थे, चालू मूल्य और स्थिर मूल्य। चालू मूल्य में क्या थे और स्थिर मूल्य क्या थे? स्थिर मूल्य में हम लोगों ने देखा कि वर्तमान में वस्तु का मूल्य जो था पीछे जो वर्तमान में वस्तु का मूल्य था पीछे वर्ष पर आधारित वस्तु के मूल्य की जो हम लोग क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। यानी कि वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य पीछे के किसी आधार वर्ष पर हम लोग निकालते थे, वो स्थिर मूल्य था। इसमें क्या कर रहे थे, महंगाई को स्थिर रखकर मानकर चल रहे थे, यानी मुद्रास्फीति को नहीं जोड़ रहे थे। और आधार वर्ष जो था वह भारत का कितना था, 2011-12 ये आधार वर्ष था। और चालू मूल्य में क्या था, जो स्थिर मूल्य पर मूल्य निकालने के बाद आधार वर्ष से अभी तक वर्तमान तक जो मुद्रास्फूर्ति है उस मुद्रास्फूर्ति को जोड़कर जो प्राप्त किया जाता था। तो चालू मूल्य हमेशा स्थिर मूल्य से ज़्यादा आता था। क्यों? क्योंकि इसमें महंगाई इंक्लूड किया जाता था। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि तो फिर हम लोग चालू मूल्य पर ही क्यों नहीं करते? तो स्थिर मूल्य पर इसलिए किया जाता था कि इससे पता चलता है कि गरीबी पर क्या असर पड़ा, गरीबी में देश की अर्थव्यवस्था में क्या समृद्धि आई। तो इन सभी का आकलन इसी के बाद पता चलता है कि जो क्या मूल्यों, अगर इस मूल्य पर ना किया जाए तो समृद्धि और विकास का गरीबी उन्मूलन पर क्या प्रभाव पड़ा पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इन दोनों माध्यमों से की जाती है। हाँ, अब आप थोड़ा सा देखना होगा कि क्या होता है कि जब वित्त मंत्रालय द्वारा जब इसको समीक्षा किया जाता है तो ये जो आंकड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं वो बाजार मूल्य पर और चालू मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 22 में देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय समंको की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? तो ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर समंकों का प्रयोग किया गया। समंक का अर्थ ही होता है कि जिन्हें शुद्धता के लिए उचित स्तर द्वारा गिना जाए, वही होता है समंक। तो भारत में राष्ट्रीय आय के समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर? तो ऑप्शन में है 2070, 71, 80, 81, 93, 94 और 2004-5। तो देखिए राष्ट्रीय आय को समंकों की गणना का जो आधार वर्ष है वह था 2004 और 2005 है। आप देखेंगे कि जिस तरह से जो मुद्रास्फीति का जो आकलन होगा उसमें जो आप देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें आधार वर्ष यही 2004-5 का यूज किया जाएगा। चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो समंकों की गणना का आधार वर्ष ये है। और आधार वर्ष अगर राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण होगा उसमें से हम लोग देखेंगे जो चालू वर्ष और स्थिर वर्ष का निकाला जाता वो 2011-12 जो आगे आएगा। राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाले एक कठिनाई क्या है? अब कह रहा है जो राष्ट्रीय आय का गणना होता है उसमें कठिनाइयाँ क्या है? देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की संगणना करने में, यानी कि संगणना का अर्थ हो गया कि हम लोगों ने देखा ना, उचित स्तर पर जो उसकी गणना की जाती है, निकाला जाता है, वही संगणक हो गया जिसमें संख्याओं के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। तो क्या होता है राष्ट्रीय आय का सही संगणना, यानी कि उसका संगणना का अर्थ मतलब क्या हो गया, संख्याओं का में व्यक्त करना। तो उसको किस प्रकार से सही रूप से व्यक्त कर सकते हैं? ऑप्शन में है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दर, अर्ध बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। तो एक कठिनाई है। तो क्या देखिए कठिनाई क्या है कि भारत में जो मुख्यतः है वह अल्प विकसित देश है। अल्प विकसित देश होने के कारण अशिक्षा ज़्यादा है और अशिक्षा होने के कारण सभी क्षेत्र में जो डाटा है वह एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो ऑप्शन एक में देखिए कि अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, यानी उसे मुद्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी उसका एग्जैक्ट डाटा शिक्षा के कारण, अल्प विकसित के कारण वो मौजूद नहीं है, जिसके कारण हम लोग को देखा ना व्यय विधि के माध्यम से नहीं हो पाता। और नहीं होने के कारण भी देखिए वहाँ पर फिर आप देखेंगे काले धन का वो एक वजह वो भी होगा कि काले धन का वह एक वजह होगा जो उसका वितरण सही से नहीं किया जाएगा। तो उसका कोई भी अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व होने के कारण, यानी मौद्रिक रूप में उसका व्याख्या लेखा जोखा नहीं मौजूद होने के कारण अल्प विकसित और गरीबी और अशिक्षा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 24 में देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो देखिए पर्याप्त एवं सही संख्यांकी विधियों की कमी, ये समस्या कि चलिए ये समस्या सही संख्यांकों की विधियों की कमी ये नहीं आता है, क्योंकि पर्याप्त और सही संख्यांक विधियाँ तो आपको देखे ना 1993-94 में ही यूरोपीय यूनियन हो गया, राष्ट्रीय संघ हो गया, OECD हो गया, इन सभी की बैठकर सभी के प्रतियोगी जो होते हैं, प्रतिभागी जो थे, बैठकर क्या किए, एक वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय आय का आकलन करने का क्या किए, एक प्रमाण पेश किए, और वही जो है पूरे देश मानता आ रहा है।
तो वो एक कमी नहीं है, ये तो बिल्कुल सामने नहीं आती है। पर्याप्त एवं सही संख्यांकीय विधि जो हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने में जो विधि है, 3 प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मूल्यवर्धन विधि है, उसके बाद दूसरा है आय विधि है, तीसरा व्यय विधि है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में जन सहयोग की प्रचुरता, समस्या सामने नहीं आती है। तो पहला तो नहीं आता। दूसरा जन सहयोग की प्रचुरता, ये आती है। जन सहयोग की प्रचुरता नहीं होती। निर्यात उत्पादन में कमी, यह भी एक समस्या। अमौद्रिक क्षेत्रों का विषमता, ये तो सबसे ज़्यादा है कि अमौद्रिक क्षेत्र की विषमता है। कारण कि अशिक्षा, गरीबी और अल्प विकसित होने के कारण कि सभी क्षेत्र में पर्याप्त आंकड़े मौजूद नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 पर्याप्त इसका हो जाएगा। 25 में देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय को किसने आकलन किया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा भारत में सबसे पहले, याद करिए हम लोगों ने अभी चर्चा किया, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो 1967 से 68 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से निर्धारण किया था। 66 में देख लिए दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का प्लान, ड्रेन थ्योरी किसमें दिए थे? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से उन्होंने धन का निष्कासन समझाया था। तो ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले गरीबी रेखा के निर्धारण में भी, जिसमें हम लोगों ने देखा था ड्रेन थ्योरी में, उन्होंने बताया किस तरह से 3 चरण में उन्होंने रखा। 1757 से 1813 पहला चरण उन्होंने रखा, जिसे वह एकाधिकार का चरण कहें। उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया कि 1813 से 1860 ईस्वी औद्योगिक चरण बताया। क्या हो गया? ब्रिटेन के लिए तो जरूर औद्योगिकरण आया, लेकिन भारत में भी औद्योगिकरण हो गया। बड़े बड़े जो उद्योग थे, देखिए ना आप, इतिहास उठाकर देखिए, हथकरघा उद्योग किस तरह से, जो उसमें काम कर रहे थे स्त्रियां से लेकर जो बुजुर्ग तक थे, उनके आंख से आंसू किस तरह से गिर रहे थे। क्योंकि क्या हो गया था, जैसे ही ये क्या किया गया, समाप्त किया गया, एकाधिकार समाप्त हुआ, उसके बाद जो यहाँ पर जो बेचे जा रहे थे 25 पैसे आना कर कर, वो भी इससे भी कम रेट पर क्या होने लगा, ब्रिटेन से माल बना हुआ मशीन से तैयार होकर आने लगा। जो इसके हाथ से बने हुए होते थे उसके माल क्या होने, बिकना बंद हो गया, क्योंकि मशीनों है जो हाथ की तुलना में उसका फिनिशिंग अच्छा रहता था। तो इस तरह से भारत के उद्योग जो उभरना चाहिए वो नष्ट हुआ। फिर तीसरा उन्होंने 1860 ईस्वी 1947 में उसमें जो चरण उन्होंने रखा वो था ये ब्रिटिश पूंजीवाद का निवेश, नहीं ब्रिटिश पूंजी का निवेश, जिसमें उन्होंने, हमने देखा कि तृतीय क्षेत्र में उन्होंने बताया कि रेलवे में किस तरह से अगर रेलवे हानि हो या लाभ हो, दोनों क्षेत्र में उसको क्या क्या जाएगा, नहीं गारंटी दिया जाएगा। चलिए 28 में देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो अब देखिए 22 में क्या है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तो हो जाएगा हुआ तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में क्या आता? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में क्या आता? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत में आता व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण, साथ में वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक, बैंकिंग सेवा, ये सभी आ जाता है तृतीय क्षेत्र में आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा योगदान 50% से ऊपर 2019 का डाटा आप देखेंगे तो 54 पॉइंट समथिंग % अपना योगदान दे रहा है भारत का राष्ट्रीय आय में। 28 में देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र में सबसे कम? प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम। जो हम लोगों ने चर्चा किया, प्राथमिक क्षेत्र में अगर आप 2011 का डाटा देखेंगे तो भाई 20%, और 19 में भी 20 से 21% के बीच में ही है। यही है प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम है। द्वितीय क्षेत्र इसके बाद है। प्रतिशत में 21%, 20 से 21% इसका मान लीजिए। द्वितीय क्षेत्र में 29 से 30, 31 मान लीजिए, और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 50% से अधिक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग चर्चा किए थे, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है किसके द्वारा की जाती है? वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसकी स्थापना PC महालनोबिस की अध्यक्षता में कब होती है? जब राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता, तो इसी समय राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की विधियों का निर्माण के साथ साथ में ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में होती है। और इसका जो कार्य है ये किसके अंतर्गत आता है? ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के अधीन में आता है। और जो इसका मुख्य रूप से जो CSO का जो कार्य है, इसका क्या है? भारत में सांख्यिकी मानकों को विकसित करना और उसे बनाए रखना इसका जिम्मेवारी है। जिसमें हम लोगों ने जाना था उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करना, लिंग का डाटा रखना, लिंगों का, उसके बाद पर्यावरण का, उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय का, इस सभी का डाटा रखना किसका है? संकलन करना, ये हम लोगों ने राष्ट्रीय केंद्रीय संख्या। वही हम लोग बेरोजगार, रोजगार, स्वास्थ्य एवं इस सभी के बारे में वो NSSO के पास वो आंकड़ा आ रहा था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है कि CSO और NSSO क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, 30 में कह रहा है किसी देश का आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। तो किसी भी देश का आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? GDP है, GNP है, NNP है। देखिए GDP क्या होता है? GDP होता है कि किसी भी देश
में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सीमा के अंदर, यानी किसी देश के सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही जीडीपी कहलाता है। तो यह किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग जीडीपी होता है, क्योंकि जीडीपी ही तय करता है उसके विकास का। उसके मतलब जीडीपी क्या होगा, एक तरह से उसका अपना शक्ति हो गया। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का आर्थिक वृद्धि क्या है, वह उसका मेहनत है, यानी वो जितना काम करेगा, जितना वो मेहनत करेगा, उस अनुसार वो अपना आर्थिक क्या करेगा, वृद्धि कर पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी देश के लिए जो आर्थिक वृद्धि होता है वो जीडीपी होता है, यानी वो अपने देश के में कितना कर रहा है, अपना देश में कितना वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो जीडीपी होता है। क्योंकि फिर इसके बाद हम लोगों ने एनडीपी भी देखा था कि जीडीपी में जैसे ही मूल्यह्रास को घटाएंगे तो एनडीपी निकल जाएगा, और जैसे ही एनडीपी में क्या करेंगे, देश के बाहर होने वाले आर्थिक गतिविधि को जोड़ेंगे, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ेंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। तो ये क्रम था एनएनपी। फिर एनएनपी जैसे ही वो जीएनपी निकल जाएगा, फिर जीएनपी में मूल्यह्रास को घटाएंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। तो ये क्रम है, जीडीपी से आप एनडीपी निकालेंगे, एनडीपी से जीएनपी जाएंगे, क्योंकि जीएनपी में क्या था, मतलब देश के बाहर होने वाले आर्थिक गतिविधि को इसमें शामिल करा था, अर्थात जीडीपी में देश के बाहर होने वाले आर्थिक गतिविधि को शामिल करिए, देश के बाहर होने वाले विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जीडीपी में जोड़ा जाता है तो जीएनपी निकाल जाता है। जीएनपी में घटाएंगे मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन होता है, किसी भी वस्तु का समय के साथ जब यूज होता है, पुराना होता है तो उसके मूल्य में कमी आती है, इसी तो मूल्यह्रास को भी घटाना जरूरी होता है, तो वहाँ से निकल जाता है एनएनपी। एनएनपी से राष्ट्रीय आय निकलता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए 33 में, राष्ट्रीय आय की परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। कह रहा है एक सभी को छोड़कर अन्य सभी तरीके से किया जा सकता है। चलिए, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी प्रकार के आय का योग। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है वह कौन कौन विधि से होता है, 3 विधि हम लोगों ने देखा था। राष्ट्रीय आय को मापने का विधि, राष्ट्रीय आय तो निकल रहा था, लेकिन जो राष्ट्रीय आय का जो हम लोग क्या कहते हैं, परिकलन है, मापने का 3 विधि। एक था उत्पादन विधि, जिसे हम लोगों ने उत्पादन विधि को मूल्य वर्धन विधि भी कहे थे, वैल्यू एडेड मेथड भी कहे थे। वैल्यू एडेड मेथड में यही होता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्र को रखा जाता है, समझे ना। और वही एक वर्ष के अंदर जो फाइनल क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं का जो क्या होता है, शुद्ध जो उत्पादन होता है मूल्यह्रास को घटाकर, वो कहलाता है क्या, वह उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड कहलाता है। तो सभी प्रकार के निर्गत जो भी बाहर निकला तो ये तो आएगा ही आएगा, निर्गत का मतलब क्या हुआ, बाहर निकला हुआ, प्रोडक्शन, तो ये होगा ही होगा। सभी प्रकार के बचत का योग, चलिए क्या इसमें बचत का योग सभी प्रकार के शामिल किया जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरा था आय का योग, है ना, दूसरा आय योग था। प्रोडक्शन के बाद क्या था, आय विधि के द्वारा, जिसमें आय में हम लोगों ने जाना था किसके द्वारा जो आय हो रहा था, जो मजदूरी के द्वारा हो रहा था, यानी कि किसी भी क्षेत्र में चाहे वो जहाँ भी क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, अपना इनकम जहाँ से आ रहे हो, चाहे कर्मचारी की क्षतिपूर्ति हो, वेतन या मजदूरी हो, प्रत्यक्ष या नगद भुगतान हो, उसके बाद परिचालन अधिशेष हो, किराया हो, लाभ हो, मिश्रित आय हो, वो सभी आय विधि को भी इंक्लूड किया जाता था। और तीसरा जो विधि था वह व्यय विधि भी था। व्यय विधि में क्या होता है, किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय होता है वह बचत और व्यय को मिलाकर ज्ञात किया जाता है। तो भारत में जो है वह क्या है, भारत में बचत संबंधी जो आंकड़े हैं वह आसानी से उपलब्ध नहीं है। अल्प विकसित देश जितना भी है वहाँ भी ये चीज़ जो बचत संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण व्यय विधि का प्रयोग कम किया जाता है। तो ये तीनों विधि हैं, लेकिन सभी प्रकार के बचत का योग ये इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 32 में निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया। अब कह रहा राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया गया, मालिक के कब्जे में मकान के। देखिए राष्ट्रीय आय को मापने का 3 विधि, एक उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, और दूसरा मेथड क्या था, आय मेथड भी था, इनकम मेथड भी था, और तीसरा व्यय मेथड भी था। तो मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, तो आरोपित जो किराया आ रहा है तो क्या आ रहा है, वो आय माध्यम से, ये आय माध्यम में आ जाएगा। फिर नए पुल का निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, तो ये व्यय में आ जाएगा। व्यय में क्या कहिए, इसको प्रोडक्शन में ही कह दीजिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी क्या कहता है भारत में अपने देश के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो प्रोडक्शन में ही आ जाता है। तो ये आ जाएगा प्रोडक्शन में आ जाएगा। लॉटरी जीतना, चलिए इसको रहने दीजिए, आगे बढ़िए। किसी मकान में बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन, तो जैसे ही कमीशन दे रहे हैं तो वो उसकी आय विधि में आ जाएगा। वह जो कमीशन आ रहा है, लेन देन हो रहा है उसका, तो ये जैसे ही इसका डाटा एग्जैक्ट आया तो ये तीनों क्या हो जाएगा,
राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए, लेकिन लॉटरी जीतना ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, क्योंकि लॉटरी जीतना का जो ये अमौद्रिक मूल्य में आता है, यानी इसका कहीं जो व्याप्त आंकड़ा है यह उपलब्ध नहीं होता है सरकार के अंडर में, तो इसलिए लॉटरी जितना नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए तो प्रति व्यक्ति जो अमौद्रिक मूल्य है ना, वही सी सब में देखिए ये आ जाता है। उसी प्रकार काला धन में भी आगे हम लोग देखेंगे कि उसका क्या है। काला धन में भी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो दिक्कतें आती है उसमें भी ये चीज़ फेस करना पड़ जाता है, व्यवहारिक समस्याएं में करना पड़ जाता है कि जो गैर मौद्रिक और असंगठित होने के कारण काले धन का मात्रा भी अधिक है। क्षेत्रीय असमानताओं का अधिकता होने के कारण प्रतिवर्ष सर्वेक्षण विधि में भी दिक्कत होती है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा 34 के बाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 31 में आते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़िए। सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक रहा है। चलिए ऐसा है क्या? नहीं है। भारत के राष्ट्रीय पहले जरूर था स्वतंत्रता के समय में, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता के बाद हुआ तो उसमें क्या हो गया, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत ना रहकर खुद सेवाएं ही अधिक है। पहला गलत। कृषि की अपेक्षा उद्योगों का प्रतिशत अधिक। हाँ ये सही है कि कृषि की अपेक्षा उद्योग का भी प्रतिशत अधिक। कैसे? अगर आप 2019 का डाटा देखिए कि जहाँ 20% कृषि का, 31% उद्योग का, बाकी 50% से ऊपर 51 से 52% किसका? ये है सेवा क्षेत्र का। तो बिल्कुल सही है कि कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक रहा है। चलिए ये सही है, लेकिन क्या इस चारों प्रश्न में से सबसे पर्याप्त यही है कि आगे बढ़ते हैं। उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत, यह भी सही है कि उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का भी प्रतिशत अधिक है। चलिए 4 में देखिए क्या कर रहा है। संयुक्त रूप से कृषि एवं उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत अधिक। अब देखिए चारों ऑप्शंस में से सबका जो है एक अच्छा जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसमें करा संयुक्त रूप से कृषि, और मान लेते कृषि का 20 मिला इसका 30 मिला दीजिए 31, तो यह कॉमन, इससे तो अधिक क्या है, इसका है ही है कॉमन से 54%। 2019 में देखेंगे तो 54% गया हुआ। तो कृषि उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत अधिक है। तो यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल पर्याप्त लग रहा है इस चार ऑप्शन में से। हालांकि बी और सी भी अपने आप में सही है, लेकिन इस प्रश्न में से सबसे पर्याप्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। क्या करते हैं? पढ़िए। अमीरों की तुलना में, अमीर की तुलना में गरीब बेचारा तो आय तो ही कम होगा अपनी आय की अपेक्षा की। जब आय ही कम रहेगा तो अपेक्षाकृत बड़े हिस्से को कैसे वो बचा पाएंगे? गरीब कहलाया कैसे? उसे व्यय भी करना, उसे मूलभूत चीज़ों को भी खरीदना। तो ऑप्शन एक गलत हो गया। अपनी आय के बराबर, जब आय के बराबर करेगा तो बताइए वो जीवित कैसे रहेगा? बी भी रिमूव हो गया। अपनी आय के अपेक्षा, हाँ ये सही है कि अपनी आय के अपेक्षाकृत एक छोटे हिस्से को वो बचत करता है। नेक्स्ट देखिए 36 में देखते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? चलिए करा भारत में सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है, यानी कि घटते क्रम कौन सा? सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त है। भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर मूल्य क्या था कि ब्राह्मण ने देखा था कि क्या है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए यह बताना जरूरी होता है कि उसे किस मूल्य पर निर्धारित किया गया, स्थिर मूल्य पर कि चालू मूल्य पर। स्थिर मूल्य था कि किसी वस्तु का जो वर्तमान मूल्य है पिछले वर्ष के आधार वर्ष पर तय किया जाता। इसमें मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई को स्थिर माना जाता। और जो बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य में क्या होता है, स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से वर्तमान तक जो मुद्रास्फीति होता है उसको मुद्रास्फीति यानी महंगाई को जोड़ा जाता है। उसके बाद जो आकलन होता है वो बाजार मूल्य होता है। तो यह हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए जो आधार वर्ष है 2011-12 है। नेक्स्ट देख लिया 38 में। कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू को सर्वाधिक योगदान देता है? तो सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र देखता है। एक बार नहीं, हम लोगों ने 3-4 बार देख लिया। 39 में देखते हैं हम लोग जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार। मतलब बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, कोई भी देश के लिए, कोई भी क्षेत्र के लिए कि उस सीमा के अंदर या देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के भीतर या समय सीमा निर्धारण के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ये सही है। यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं और सेवाओं के कुल व्यय का नहीं, कुल मूल्य, उसका मौद्रिक मूल्य होता है, वो होता है। तो क्या हो जाएगा?
39 का जो पर्याप्त आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सिर्फ केवल एक हो जाएगा। 40 में देखिए मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है। देखिए मूल्य ह्रास दो जगह उपयोग होता है। जब क्या करते हैं हम लोग, जब जीडीपी में मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो क्या निकलता है, एनडीपी निकलता है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलता है। और दूसरा क्या है कि जब जीएनपी में यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब मूल्य ह्रास निकालते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है, यानी निवल, शुद्ध का अर्थ हुआ निवल, तो कहीं कहीं निवल भी मिलेगा, कहीं कहीं शुद्ध भी मिलेगा, तो घबराना नहीं है। तो यही हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, अभी हम लोग चर्चा हम लोगों ने किया कि जब जीएनपी में सकल घरेलू उत्पाद में जब मूल्य ह्रास को घटाएं तो क्या आ गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो मूल्य ह्रास बराबर क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर एक पर्याप्त लग रहा हो, एक सही है, बाकी गलत होगा। 41 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधि थी, कौन कौन विधि था, याद करिए, मूल्यवर्धित विधि, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, यानी एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं का जो शुद्ध मूल्य आ रहा था, टोटल प्रोडक्शन जा रहा था, वही कल आ रहा था, मूल्य ह्रास भी घटा हुआ था, तो वही प्रोडक्शन मेथड। फिर हो गया इनकम मेथड, उसके व्यय मेथड, निवेश मेथड नहीं है। 42 में देख लिए, निम्नलिखित में से कौन पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। अब राष्ट्रीय आय में अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन हो गया, आय हो गया, व्यय हो गया, मैट्रिक्स कोई नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 में देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में क्या घटाया जाता है। एनएनपी हम लोग कैसे निकालते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है कि जीडीपी में जो देश के बाहर आर्थिक गतिविधि होता है उसको शामिल किया जाता है, अर्थात दूसरे भाषा में कहिए, जीडीपी में विदेशों से होने वाले जो शुद्ध आय को जोड़ा जाता है तो वह जीएनपी कहला जाता है, उसे मूल्य ह्रास कराएंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। तो क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है। तो देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है। देखिए अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और देना चाहिए, लेकिन ऐसे पूछा तो अप्रत्यक्ष कर को होगा। देखिए जब राष्ट्रीय आय का आकलन हम लोग क्या करेंगे, बाजार लागत पर करेंगे, तो बाजार लागत पर जैसे ही करेंगे तो उसमें अप्रत्यक्ष कर क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर जुटा हुआ रहेगा, तो उसके कारण उसमें क्या करेंगे, उसको अप्रत्यक्ष कर को हमको घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, जीएनपी और एनएनपी। जीएनपी का मतलब क्या हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी का मतलब क्या हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निकालने के लिए किसको घटाया जाता है, तो निकालने के लिए जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए क्या किया जाता है, ह्रास को, डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है। अभी हम लोग चर्चा किए ना कि जीएनपी हो गया यानी कि जीडीपी में देश के बाहर होने वाले आर्थिक गतिविधि को शामिल किया या विदेशों से होने वाले सुधार को प्राप्त किया। विदेशों से होने वाले सुधार 3 कंडीशन था, निजी प्रेषण था, उसके बाद और क्या था, विदेशों से प्राप्त ऋण पर ब्याज था, और तीसरा था अनुदान था। इन तीनों का जो हम लोग डाटा निकालें घटाकर, जो एक दूसरे को जोड़कर घटाकर जो ज़्यादा आया उसको फिर जीएनपी में, उसको जो जीडीपी में जोड़े थे जीएनपी हो गया, इसमें मूल्य ह्रास घटाएंगे तो एनएनपी आ जाएगा। फिर एनएनपी का तुलना हम लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पर, मार्केट लागत, प्राइस नहीं, या तो बाजार लागत पर करेंगे या फिर साधन लागत पर करेंगे। उसके बाद यह भी हम बताएंगे कि उसका जो है स्थिर मूल्य पर किया गया है कि चालू मूल्य पर किया गया है, वह बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या हो जाता है, चलिए आ जाइए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अब हो गया, सकल का मतलब क्या हो गया, चलिए आ जाइए, ग्रॉस जीएनपी में मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, एनएनपी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 46 में आ जाइए कि किसी देश के निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या होता है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि क्या होता है, जो मूल्य सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से होने वाले शुद्ध आय को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़िए, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास के भत्ते को घटाकर, तो ये तो जीडीपी हो गया, तो बिल्कुल नहीं। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय जोड़कर, चलिए इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय घटाकर सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर करा किसी देश का क्या निकालना, एनएनपी निकालना है। तो क्या करेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में क्या करेंगे कि जो भी जीडीपी होगा उस जीडीपी में विदेशों से होने वाले जो शुद्ध आय है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करने के बाद मूल्य ह्रास को घटाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ही तो प्रयुक्त है ना, सकल घरेलू उत्पाद में। देखिए यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद से अच्छा लिखना क्या होता, सकल राष्ट्रीय उत्पाद लिखना पर्याप्त होता। उसके बाद मूल्य ह्रास को हटाएंगे तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन को सुधार होना चाहिए इसमें कि सकल घरेलू उत्पाद कैसे है, क्योंकि जीडीपी होता है, जीडीपी में हम लोग विदेशों से गतिविधि, जीडीपी यही दिखाता है कि देश की सीमा के भीतर हुआ, बाहर के कोई भी गतिविधि को शामिल नहीं किया गया। तो अगर सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को हटाएंगे तो क्या निकलेगा, एनडीपी निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा।
तो या तो प्रश्न में थोड़ा सुधार या ऑप्शन में थोड़ा सुधार। 47 में देखिए, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचांक उपलब्ध कराया जाता है। तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचांक कैसे उपलब्ध कराया जाता है? प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। देखिए, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचांक उपलब्ध क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगा? जब देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगा? जब देश का जो आर्थिक वृद्धि जिससे मापा जाता है, नहीं, देश का जब प्रोडक्शन है, देश को आप अपने आप पर कोई आदमी को रखे, आदमी कब विकास करेगा? जब मेहनत करेगा, जब अत्यधिक काम करेगा, उसके साथ वह प्रोडक्शन अधिक करेगा, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, कंपनी बिजनेस करा तो उसमें, तभी तो सर्वोत्तम होगा ना। तो वह प्रति व्यक्ति आय, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, यही होता है सर्वोत्तम सूचांक है मापने का। बचत नहीं, भुगतान नहीं, कीमत आय, राष्ट्रीय वृद्धि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 47 के बाद 48 में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पानी है ना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ किसकी जीडीपी में? वो भारतीय पकड़ा है तो भारत की जीडीपी में आ जाएगा। दूसरा पकड़ता तो उस लोग के जीडीपी में जाता है। जैसे भारत जो विदेश में रह रहा है तो क्या हो जाता है, विदेश में से उसको भारत वाला में इंक्लूड किया जाता है ना। फिर क्या है 49 में, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, जब हम लोग आय विधि, तो आय विधि में क्या हो जाता है, जितने भी सोर्स से आय हुआ, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया था कि विभिन्न क्षेत्रों से जो कार्यरत व्यक्ति अथवा व्यावसायिक उपक्रमों को शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त किया जाता है। विभिन्न कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों से, जिसमें से क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है। पहले तो कर्मचारियों का क्षतिपूर्ति, वेतन हो गया, मजदूरी हो गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भुगतान सभी हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, मिश्रित आय भी आ जाता था। उसके बाद क्या है, किराया भी आ रहा था, जो भी किराया सॉलिटरी लाभ आ रहा था। उसके बाद क्या है, अवितरित पेंशन भी आ रहा था। अवितरित आय ये नहीं था, जो वितरण नहीं किया गया, यही तो है ना, जो वितरण नहीं किया गया है उसका नहीं उसमें शामिल किया जाता था। चाहे वो आप देखिए वितरण के मामले में कि क्या है, व्यय विधि के माध्यम में ये दिक्कत देखने को मिला कि बचत का जो है वह सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने के कारण, अर्थात बचत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होना आवश्यक होता था व्यय विधि में, चूँकि इस सही आंकड़े का आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता था। कारण ये भारत गरीबी, पिछड़ा देश, अल्प विकसित होने के कारण। तो ये होगा अवितरित आय हो जाएगा। 50 में देखिए, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि अगर राष्ट्रीय आय का आप अनुमान कर रहे हैं तो किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होगा? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना, आयात मूल्य को घटाया जाना। फिर कह रहा है निर्यात मूल्य को घटाया जाना, आयात मूल्य को जोड़ा जाना। ये सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि सभी अर्थों का निष्कर्ष ये हुआ कि राष्ट्रीय आय का अगर आप आकलन कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आय में तो जीडीपी जीएनपी समझ ही लिए, तो उसमें से जो आप क्या कर रहे थे, जीडीपी में जो देश के बाहर जो आर्थिक गतिविधि था, अर्थात देश के जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जो शामिल कर रहे थे, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को कैसे ध्यान में आप रख रहे थे? बी में देख लीजिए, इसी में आयात निर्यात दोनों को मूल्य को जोड़ना, आयात निर्यात को मूल्य को घटाया जाना। तो कह रहा है कि देखिए, निर्यात जो मूल्य हुआ है उसको क्या करना, जो हम निर्यात किए हैं उसको जोड़ेंगे, और जो आयात हुआ है उसको हम लोग घटाएंगे। यही क्या है, इसी को हम लोग ध्यान में रखना होता है। क्लियर? तो निर्यात में उसे भी हम लोग जोड़ लेंगे, जो क्या किए हैं, निर्यात किए हैं। आयात में, निर्यात में वो सभी आ जाएगा जो विदेशों में जा रहा है और जो विदेशों से आ रहा है। तो बस यही होता है इसको इसी से शुद्ध विदेशी आय आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा आपके माइंड में उठ रहा होगा प्रश्न, क्या उठ रहा होगा कि जो भारतीय नागरिक हैं वो विदेशों से अर्जित करके भारत में जो धन भेज रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वह निर्यात से प्राप्त आय में ही जुटेगा, है ना। जो निर्यात से प्राप्त आय है ना, तो विदेशों में जो व्यक्ति रह रहे हैं ना, वो जो अपना पैसा अपने घर में गार्जियन को, अपने परिवार को भेज रहे हैं, वो निर्यात में ही जोड़ा जाएगा। क्लियर? तो कभी इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि वो लगेगा कि सर वो निजी प्रेषण में जो आप बताए थे उसका क्या है। सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य मूल्य क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, इसका जो मुद्रा मूल्य है सकल घरेलू उत्पाद का क्या है? तो वस्तु सेवाओं का स्टॉक, तो एक वर्ष की में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही यही है। तो चर्चा तो एक बार नहीं कई बार हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 में आ जाए, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? बताइए, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? ऑप्शन पढ़िए। सरकार का वार्षिक राजस्व होता है, ऐसा कहना नहीं है। उत्पादन कार्यों का योगफल, एक चीज़ कहना सही है कि उत्पादन प्रोडक्शन मेथड का जो योगफल होता है ना, प्रोडक्शन मेथड में हम लोग देख लें कोई भी वस्तु फाइनल वो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सब आ रहा है। चलिए, ये थोड़ा सा पर्याप्त लग रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अधिशेष, ये भी नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त लग रहा है। प्रोडक्शन कार्यों का जो एक फल होता है, चाहे वो प्रोडक्शन, सभी प्रोडक्शन में आ रहा है। अगर इन्वेस्ट कर रहा है सरकार देश की सीमा के अंदर, तो वो आर्थिक
कैसे प्रोडक्शन में? इसलिए आ गया ना क्योंकि वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को गति देने में, उठने में उसका तो अहम भूमिका है ना। अगर ट्रांसपोर्ट ही बन रहा है तो क्या हो रहा है, उस समय का बचत हो रहा है, वो काम जल्दी हो रहा है, वो पहुंच जल्दी रहा है, तो आखिर कहीं ना कहीं तो उसी का भाग है ना। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो व्यय विधि के माध्यम से तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए व्यय विधि के माध्यम से इसलिए हम लोगों ने देखा ना कि राष्ट्रीय भारत जो किसी भी देश का या भारत का राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या होता है, बचत और व्यय का आंकड़ा का होना उपलब्ध आवश्यक है। तो बचत का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे गणना करना कठिन होता है। तो क्या होता है, सकल घरेलू निजी निवेश क्या शामिल नहीं किया जाता है जीएनपी में? व्यय को तो शामिल किया ही किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? अच्छा, निजी उप ऐसा इस तरह है। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? सकल घरेलू निजी निवेश, ऑप्शन बी में निवल विदेशी निवेश, फिर मूल्यह्रास व्यय, निजी उपभोग व्यय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा मूल्यह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जाता। बाकी निवेश को तो किया ही जाएगा आवास के रूप में, निवल निवल विदेशी निवेश को भी किया जाएगा, निजी उपभोग व्यय को भी किया जाएगा, क्योंकि आय और व्यय तो इसका है ही है आधार व्यय में। क्योंकि आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय, इसी को जोड़कर आय प्राप्त होता है। तो व्यय वाला को किया जाएगा। निवेश का मतलब अर्थ हो गया कि वह क्या कर रहा है, कोई निवेश कर रहा है तो आय की दृष्टि से ही कर रहा है ना, तो वो होगा, मूल्यह्रास व्यय नहीं होगा। 54 में आ जाए, निम्न में से किस क्षेत्र से देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जीडीपी का सबसे बड़ा उत्पाद किससे प्राप्त होता है? तो आशा करते हैं इस प्रश्न का आपको जवाब मिल गया होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए ऑप्शन में? तो हमने देखा कि एक जगह तो ऑप्शन क्या था, इंक्लूड करके भी था, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, पे तीसरा में प्राथमिक द्वितीय को मिला कोई, तो अर्थात सभी निष्कर्ष का, सभी कारणों का एक निष्कर्ष है क्या, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र प्राथमिक द्वितीय को भी मिला दीजिए तो भी उससे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का लगभग 50 से 52-53% देखने को मिल रहा है। 2019 में तो 54% देखने को मिल रहा है। इस तरह से हम लोगों ने भारत का राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे चर्चा की है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 1 से 2-3 बार हम लोगों ने जहाँ जहाँ प्रश्न आया कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करते चले ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।